नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन इंफोटेनमेंट के बिहार स्पेशल सेगमेंट में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह सेगमेंट स्पेशल है पीपीएससी 66 के लिए। बिहार से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्स होते हैं, बिहार एसआई का एग्जाम है, बिहार दरोगा का एग्जाम है, मेंस का एग्जाम है, इन सब के लिए यह स्पेशल सेगमेंट है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं मध्यकालीन बिहार के बारे में। इसका मतलब है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बिहार में क्या हो रहा था। बिहार में जब तुर्कों का शासन हुआ, जब अफगानों का शासन हुआ, जब मुगल शासन हुआ, जब दिल्ली सल्तनत का शासन हुआ, उस समय बिहार में क्या क्या बदलाव हो रहे थे, बिहार का राजनीतिक परिदृश्य क्या था, यह सब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है बिहार स्पेशल सेगमेंट से बीपीएससी में पूछे जाते हैं, खास करके पीटी में तो जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में देखने वाले हैं। ये वीडियो पूरा का पूरा देखिए और एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो बहुत ध्यान से देखिए। और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो मामूली शुल्क पर आप मुझसे ले सकते हैं संपूर्ण बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स और संपूर्ण बिहार स्पेशल जीएस सामान्य अध्ययन, जिसमें इतिहास होगा, भूगोल होगा, अर्थव्यवस्था होगा, विज्ञान होगा, यह सब होगा। ठीक है, जो भी बिहार से रिलेटेड है वो सब होगा और यह सब आपको मात्र 500 रुपये में मिल सकते हैं। तो यदि आपको चाहिए तो 9525360283 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, मध्यकालीन बिहार। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है बिहार में तुर्क शासन। जब बिहार में तुर्क शासन था उस समय क्या क्या हो रहा था। तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय जो है वह बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। ठीक है, जो बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रांता भी माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है कि बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रांता कौन था, तो वह था बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी के अंत तथा 13वीं शताब्दी के प्रारंभ के बीच कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर बिहार पर आक्रमण किया था। उसके आक्रमण के समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था तथा पाल वंश का शासक जो था वह इंद्रद्युम्न पाल था। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पाल वंश के बारे में और आपका सेन वंश के बारे में। ये सब के बारे में हम लोग जो है प्राचीन बिहार के इतिहास में पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है कि उस समय शासक कौन था। तो पाल वंश का जो शासक था वह था आपका इंद्रद्युम्न पाल और सेन वंश का जो शासक था वह था लक्ष्मण सेन। बख्तियार जो था बख्तियार खिलजी, वह बनारस और अवध के क्षेत्र के सेनापति हसमुद्दीन मलिक हसमुद्दीन का सहायक हुआ करता था। मनेर को अपने सैनिक अभियानों का केंद्र बनाकर 1198 से 1204 ईस्वी के बीच उसने मगध एवं अन्य राज्यों को आत्मसमर्पण हेतु विवश कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी जो कि बिहार शरीफ में है तथा नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। और नालंदा विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में इसने इतना बड़ा आग लगाया था जो बहुत दिनों तक जलता ही रहा था और जितने भी साहित्य उसमें थे वह सब इसने नष्ट कर दिए थे। तो बख्तियार खिलजी बहुत बड़ा दुष्ट था। ठीक है, यह आप लोग जान सकते हैं। आगे देख लेते हैं। इसने जो है बख्तियारपुर शहर की भी स्थापना की थी, इसलिए बख्तियारपुर शहर का संस्थापक बख्तियार खिलजी को माना जाता है। देख सकते हैं बख्तियार और यहाँ पर भी बख्तियार। ठीक है, तो इसी ने अपने नाम पर बख्तियारपुर शहर का नाम रखा था। और इतना बड़ा मुस्लिम आक्रांता था तो इसका नाम बदला क्यों नहीं जाता है मुझे समझ में नहीं आता। खैर जो भी हो, उसने स्वयं द्वारा विजित तत्कालीन प्रदेशों की राजधानी लखनऊती को बनाया था। लखनऊती, जिसको उस समय लक्ष्मण वटी भी कहा जाता था, उसको बनाया था अपने द्वारा। जितना भी क्षेत्र वो जीता था उन सभी प्रदेशों का राजधानी लखनऊती को बनाया था, लक्ष्मण वटी को बनाया था। बख्तियार जो था वह औपचारिक रूप से ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन उस क्षेत्र पर शासन करता रहा था। बख्तियार खिलजी ने मिथिला क्षेत्र के कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव तथा जयनगर जो कि दरभंगा के आसपास है, तो जयनगर के गुप्त शासकों को भी अधीन किया था, मतलब उनको भी पराजित किया था। ठीक है, तो यह सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। ठीक है, बख्तियार खिलजी की हत्या उसी के अधिकारी अली मर्दान खिलजी ने कर दी थी। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बिहार के क्षेत्र में इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक,
फिरोज शाह मतलब फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी के भी आक्रमण हुए थे। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार कर लिया था। इसी दौरान उसने राजमहल की पहाड़ियों में हिसामुद्दीन इवाज को हराया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया था, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कब किया था? तो 1225 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं तो मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि बिहार में प्रथम सूबेदार कौन था? तो वह मलिक अलाउद्दीन जानी था, ठीक है, जिसको इल्तुतमिश ने नियुक्त किया था। आगे देख लेते हैं। मलिक जानी के बाद इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार तथा लखनऊती बंगाल को एक कर दिया था, परंतु 1229-30 में बिहार जो है वह पुनः विभाजित हो गया। मतलब कि पहले जो है अवध, बिहार, लखनऊती ये सब अलग अलग हुआ करते थे, इनको नसीरुद्दीन महमूद ने एक कर दिया था, एकत्रित कर दिया था, एकीकृत कर दिया था। लेकिन फिर से 1229-30 में बिहार जो है वह पुनः विभाजित हो गया था। सैफुद्दीन ऐबक तथा तुगान खां जो था वह भी इल्तुतमिश के द्वारा ही बिहार का सूबेदार बनाया गया था। तो इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक और तुगान खां को भी सूबेदार बनाया था। कहाँ का? बिहार का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इल्तुतमिश जो है वह बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला प्रथम सुल्तान था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह था इल्तुतमिश। आगे देख लेते हैं। गया प्रशस्ति, जो कि गया के वनराज नामक राजा की एक प्रशस्ति लेख है, उसके अनुसार गया बलबन के राज्य में शामिल था। गया जो था, गया का क्षेत्र जो है वह बलबन के राज्य में शामिल था, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1297 ईस्वी में दरभंगा के राजा शक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल को पराजित किया था। बहुत बड़ी बात है। हालांकि इसके दूसरे आक्रमण के हार के बाद उसने खिलजी से समझौता भी कर लिया था। तो पूछा जा सकता है कि दरभंगा का कौन सा राजा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति को पराजित किया था? तो वह थे राजा शक्र सिंह। 1324 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान से वापसी पर उत्तर बिहार में कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह देव को हराया था। जब हम लोग कर्नाट वंश पढ़ रहे थे उस समय मैंने बताया था कि गियासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान जो था वह हरि सिंह देव के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 1324 ईस्वी, यह भी याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार या प्रांतपति कौन था? तो मजदुल मुल्क था, ठीक है। उसने भी हरि सिंह देव के विरुद्ध अभियान चलाकर तिरहुत का क्षेत्र तुगलक साम्राज्य में मिला दिया और उसे तुगलकपुर का नया नाम दिया था, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सूबेदार कौन था या प्रांतपति कौन था? तो मजदुल मुल्क था, ठीक है। और उसने भी जो है हरि सिंह देव को हराकर तिरहुत का क्षेत्र तुगलक साम्राज्य में मिला दिया था। तुगलकपुर क्षेत्र से मोहम्मद बिन तुगलक का सिक्का जो है वह जो मिला है वह अब भी उपलब्ध है, ठीक है। किसी संग्रहालय में मतलब कि रखा गया होगा, तो यह अब भी उपलब्ध है। तुगलकपुर क्षेत्र से मोहम्मद बिन तुगलक का सिक्का मिला है, यह याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया था। तो यह तो वीवीआई पॉइंट है कि भैया दरभंगा में दुर्ग का निर्माण और जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, यह पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं। समकालीन सूफी संत हजरत शरफुद्दीन यहया मनेरी के मलफूजात कहते हैं उक्तियों के संकलन को। तो मलफूजात और मनाकिबुल असफिया जैसी रचनाओं से बिहार में तुगलक कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो तुगलक कालीन इतिहास की जानकारी का जो है यह महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। और यह मनेरी जी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग बिहार की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा संभवतः दक्षिण बिहार, जो कि वर्तमान झारखंड है, उस क्षेत्र से होते हुए 1359 ईस्वी में बंगाल अभियान किया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल अभियान किया था, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सीरते फिरोज शाही में सुल्तान के द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिर्मपोश से मुलाकात करने की चर्चा मिलती है, ठीक है। तो यह पूछा जा सकता है, यदि बहुत डीप से यदि पूछेगा क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जा सकता है। तो सीरते फिरोज शाही में इसकी चर्चा मिलती है, याद रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह
शाह तुगलक ने राजगृह यानी कि राजगीर के जैन मंदिरों को दान में दिया था। ठीक है, तो यह भी पूछा जा सकता है कि राजगृह या फिर राजगीर के जैन मंदिरों को दान किसने दिया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, तुगलक काल में बिहार की राजधानी आधुनिक नालंदा जिला स्थित बिहार शरीफ में थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी, तो बिहार शरीफ थी। बिहार राज्य तथा इसकी तत्कालीन राजधानी बिहार शरीफ का बिहार नाम भी संभवतः इसी काल में पड़ा था। ठीक है, बिहार जो है वह विहार से बना है। ठीक है, बौद्ध विहार कहते थे, जिसमें मतलब वर्षा के दौरान या फिर मतलब कि प्रतिकूल मौसम में जो है जितने भी बौद्ध भिक्षु थे वह निवास किया करते थे, तो उसी को विहार कहा जाता था। ठीक है, और उसी विहार का अपभ्रंश बन करके बिहार बन गया और उसी से बिहार शरीफ और फिर जो है राज्य का नाम ही बिहार पड़ गया। ठीक है, इस समय प्रमुख प्रशासक मलिक इब्राहिम, जिसको मलिक बया भी कहा जाता है, उसको माना जाता है इस समय का प्रमुख प्रशासक था मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बया, जिसका मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है और उसका गुंबद जो है वह शंकुनुमा है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि भैया मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बया का मकबरा कहाँ है, तो बिहार शरीफ में स्थित है और उसका गुंबद जो है वह शंकु की आकृति का है। बिहार नाम का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज सिराज इनका पूरा नाम है, मिनहाज की रचना तबकाते नासिरी में मिलता है। ठीक है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार नाम का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो तबकाते नासिरी में मिलता है, जो कि मिनहाज सिराज की रचना है। आगे देख लेते हैं, 1394 ईस्वी में ख्वाजा जहां जो है वह बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा, तो सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा। ठीक है, तो बहुत सारे सूबेदार हैं, केवल नाम याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि इनमें से कौन बिहार का सूबेदार नियुक्त कभी नहीं हुआ था और उसमें 4 नाम दे दे और उसमें से पूछ दे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है बिहार के संदर्भ में तुर्क शासन का जो है जितना भी पॉइंट था वह समाप्त होता है। अब हम लोग देख लेते हैं बिहार में अफगान शासन के बारे में या फिर अफगान प्रभुत्व के बारे में। तो 1398-99 में तैमूर के आक्रमण के फलस्वरूप तुगलक साम्राज्य का विघटन हुआ और बिहार का क्षेत्र अपने पश्चिम में संगठित हेलो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तो अब देख लेते हैं बिहार में अफगान प्रभुत्व के बारे में। 1398-99 में तैमूर के आक्रमण के फलस्वरूप तुगलक साम्राज्य का विघटन हुआ और बिहार का क्षेत्र अपने पश्चिम में संगठित जौनपुर राज्य का आंशिक अंग बन गया। बक्सर और दरभंगा तक जौनपुर राज्य का विस्तार हुआ, जबकि शेष भागों पर अधिकार के लिए बंगाल के शासक जो थे वह भी प्रयत्नशील रहे। जौनपुर के सरकी और बंगाल के हुसैन शाही शासकों के बीच इस क्षेत्र पर अधिकार के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ, जो आगे चलकर जौनपुर पर दिल्ली की विजय के बाद दिल्ली और बंगाल के शासकों के बीच लगातार चलता रहा। तो जौनपुर के लिए जो है जौनपुर के सरकी और बंगाल के हुसैन शाही शासकों के बीच जो है बिहार के क्षेत्र पर अधिकार के लिए एक लंबा संघर्ष होता रहा। अब बाद में जौनपुर पर जो है वो दिल्ली का विजय हो गया, मतलब कि दिल्ली में जो शासक थे उन्होंने जौनपुर पर अधिकार कर लिया। तो फिर जो संघर्ष चलता था बंगाल और जौनपुर के बीच में, वो अब दिल्ली और बंगाल के बीच में चलता रहा। सिकंदर लोदी के बिहार शरीफ अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1495-96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित करके उसने दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार शरीफ लेख किसका है, तो सिकंदर लोदी का है और उसमें क्या जानकारी मिलती है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसको नियुक्त किया था, दरिया खान नुहानी को। ठीक है, बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था किसने, सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने 1504 के लगभग बंगाल के साथ संधि कर मुंगेर के क्षेत्र को बंगाल और बिहार के मध्य सीमा रेखा निर्धारित कर दिया और बंगाल के नवाब अलाउद्दीन को बाढ़ नामक स्थान पर पराजित किया। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा।
कि किस क्षेत्र को बंगाल और बिहार के मध्य सीमा रेखा निर्धारित किया, तो मुंगेर के क्षेत्र को, यह पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं। लोधी शासन में बिहार में नुहानी अफगानों की शक्ति बढ़ गई और दरिया खान नुहानी बिहार में स्वतंत्र राज्य चाहने लगा। उसके संबंध जो है इब्राहिम लोधी से अच्छे नहीं थे, मतलब वो था तो शासन तो कर रहा था इब्राहिम लोधी के अंतर्गत ही, लेकिन उसका जो रिश्ता था उसके साथ बहुत अच्छा नहीं था, और इसीलिए दरिया खान नुहानी जो है वह बिहार में स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता था। लेकिन 1523 ईस्वी में उसकी जो है मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु हो गई तो भैया उसका इच्छा भी खत्म हो गया। अब 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई होती है, और उसमें लोधी शासक जो था, मतलब इब्राहिम लोधी जो था, वह लोधी शासक इब्राहिम जो था, मतलब इब्राहिम लोधी, वह हार जाता है, और उसके बाद दिल्ली और आगरा पर जो है मुगलों का अधिकार हो जाता है। पानीपत की लड़ाई के बारे में हम लोगों ने देखा है कि आपका बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत की लड़ाई होती है 1526 ईस्वी में, और उसके बाद जो है दिल्ली और आगरा पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। बाबर जो है अपना शासन चलाने लगता है। इसी बीच जो है अवसर पाकर बिहार में, ये तो आपका दिल्ली में और आगरा में हो रहा था, लेकिन बिहार में क्या हो रहा था, तो इसी बीच अवसर पाकर जो है बिहार में दरिया खान नुहानी के पुत्र बहार खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के नाम से अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। जो करना चाहता था दरिया खान नुहानी, वो उसके पुत्र ने कर दिखाया, स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। और उसका साथ जो है नुहानी और फरमूली कबीलों के सरदारों ने दिया। ठीक है, मतलब कुछ और कबीले थे जिन्होंने उसका साथ दिया। ठीक है, अब यह याद रखिएगा कि पहली बार स्वतंत्र सत्ता किस अफगान शासक ने स्थापित कर ली थी, तो सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी ने, यह भी इम्पोर्टेंट है। अब बाबर ने अफगानों के दमन का, अब बाबर को यह पता चला कि भैया अपना स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिया है, तो बाबर ने क्या किया, हुमायूं को भेज दिया, बोला कि भैया जा करके दमन करके आओ उसका, मतलब कि उसको, उसका विरोध करके आओ, उसको खत्म करके आओ। तो अब हुमायूं गया और उसने जो है जौनपुर से अफगानों को खदेड़ दिया, पराजित कर दिया। इसी समय दक्षिण बिहार का क्षेत्र पूर्व में मुंगेर तक मोहम्मद शाह, जबकि उत्तरी बिहार का क्षेत्र पश्चिम में बलिया और सारण तक बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह के अधीन था। ये दोनों अफगान शासक बाबर के विरुद्ध एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। अब चूंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इसलिए जो है आपका जो ये मोहम्मद शाह था, जो कि मतलब कि दक्षिणी बिहार के क्षेत्र में शासन कर रहा था, और उत्तरी बिहार के शासन में जो मतलब कि शासन कर रहा था सुल्तान नुसरत शाह, ये दोनों जो है बाबर के खिलाफ लड़ रहा था, इसलिए एक दूसरे का सहयोग कर रहा था। इसी दौरान महमूद लोधी ने भी बिहार में शरण ले ली और मुगलों के खिलाफ युद्ध की तैयारी जो है वो प्रारंभ कर दिया। तो अब जो है आपका तुर्क और अफगान दोनों एक साथ लगभग मिल गए। लेकिन 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध होता है, और उसमें बाबर ने अफगानों को बुरी तरह पराजित कर दिया और संभवतः बक्सर और चौसा तक जो है वो अपना अधिकार कर लिया। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1529 में हुआ था। पर किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। अफगानों का नाम क्या था, तो ऊपर हम लोगों ने देख लिया कि उत्तरी बिहार में कौन था, दक्षिणी बिहार में कौन था, और परिणाम क्या हुआ, तो बक्सर और चौसा पर जो है बाबर ने अधिकार कर लिया। अब तुझके बाबरी में स्वयं बाबर ने मनेर तक आने और बड़ी दरगाह पर हाजिरी देने की चर्चा की है। तो वह मनेर तक आया था, यह भी आपका तुझके बाबरी जो कि आपका बाबर का आत्मकथा है उसमें उसने लिखा है। महमूद लोदी को विस्थापित कर दिया गया और बाबर ने मोहम्मद शाह के पुत्र जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। यह भी याद रखिएगा कि बाबर ने किसको प्रशासक नियुक्त किया था, तो जलाल खान को। बाबर की मृत्यु और हुमायूं के प्रारंभिक कठिनाइयों का लाभ उठाकर पूर्वी भारत में अफगानों ने एक बार फिर से मुगलों से संघर्ष शुरू कर दिया। अब बाबर तो भैया बहुत ज़्यादा ताकतवर था, तो बाबर के खिलाफ तो ये लोग उठ करके खड़े नहीं हुए, लेकिन हुमायूं जो था वह शेर शाह सूरी से परेशान था बेचारा, है ना। तो उसका फायदा उठा करके और उसके बाद फिर जो है ये अफगान जो है एक बार फिर से संघर्ष पर उतारू हो गए। हुमायूं ने 1532 में दोहरिया यानी कि दौरा की लड़ाई में अफगानों को हराया और इसी के साथ बिहार में नुहानियों की सत्ता का अंत होने लगा। ठीक है, नुहानी शक्ति के पतन से अफगानों के बीच एक नए नेता के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ जो फरीद खां था। फरीद खां यानी कि शेर शाह सूरी था। ठीक है, और इस प्रकार से अफगानों का एक नया नेता जो है वह उभर करके बाहर आया जो कि शेर शाह सूरी था।
अब देख लेते हैं शेर शाह सूरी के बारे में, थोड़ा बाद में देखेंगे। मध्यकालीन बिहार के कुछ प्रमुख अभिलेखों के बारे में देख लेते हैं जिनसे हमें मध्यकालीन बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसमें जो है आपका खड़गपुर, जिसको मुंगेर वर्तमान में कहा जाता है, तो खड़गपुर के राजा का अभिलेख है। भभुआ में शेर शाह का अभिलेख है। मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीवन अभिलेख है। तो यह सब याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि बेनीवन अभिलेख किसका है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का है। भभुआ का अभिलेख किसका है, तो शेर शाह सूरी का है। उसी तरह से बल्लाल सेन का सनोखर अभिलेख है। खारवार प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं। बिहार शरीफ का प्रस्तर अभिलेख, प्रस्तर मतलब पत्थर का अभिलेख। बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख। संग्राम गुप्त का पंचो ताम्रपत्र अभिलेख। फिरोज शाह तुगलक के राजगीर अभिलेख। तो इन सब से जो है हमें मध्यकालीन बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देख लेते हैं हम लोग शेर शाह सूरी के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है मध्यकालीन बिहार के इतिहास का। 1472 ईस्वी में जो है इसका जन्म हुआ था और 1545 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। अपना सैनिकों का वो देख रहा था, निगरानी कर रहा था, और वहीं पर एक हथगोला फट गया और उसी हथगोला से के फटने से यह घायल हो गया और उसी के दौरान इसकी मृत्यु हो गई कुछ दिन के बाद। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। पहले देख लेते हैं इसके जीवन काल के बारे में। तो शेर शाह का जन्म जो है एक साधारण परिवार में 1472 ईस्वी में हुआ था। उसके बचपन का नाम फरीद खां था, यह पूछा जा चुका है, याद रखिएगा कि शेर शाह सूरी के बचपन का क्या नाम था, तो फरीद खां था। और उसके पिता का क्या नाम था, तो हसन खां नाम था। ठीक है, जो कि जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जागीरदार थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह भी याद रखिएगा। फरीद खान ने तलवार की एक ही चोट से शेर को मार डाला था तथा उसकी इसी बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी थी। ठीक है, याद रखिएगा, उसको शेर खां की उपाधि किसने दी थी, यह पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। शेर शाह ने 21 वर्षों तक यानी कि 1497 से लेकर 1518 ईस्वी तक सहसराम यानी कि सासाराम की जागीर का प्रशासन संभाला और लगान प्रबंध को सुसंगठित रूप भी दिया था। तो 21 वर्षों तक जो है यह सासाराम का जागीरदार रहा, जागीर का प्रशासन संभाला। हसन खां की मृत्यु के बाद 1520-21 ईस्वी के आसपास इब्राहिम लोदी ने उसे टांडा, खवासपुर एवं सहसराम की जागीर सौंप दी थी। शेर शाह ने राजस्व प्रणाली का एक नया रूप विकसित किया जो कालांतर में उत्तरी भारत के एक विस्तृत क्षेत्र में जब्त प्रणाली के नाम से लागू हुआ। अब ये जब्त प्रणाली क्या होता था, तो जब्त प्रणाली में भूमि को माप की आधार पर जो है भूमि की माप के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था। जब्ती प्रणाली या जब्त प्रणाली इसको कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो शेर शाह सूरी ने की थी। इसमें क्या होता था, क्या विशेषता थी, तो भूमि के माप के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हुमायूं के विरुद्ध संघर्ष से पहले शेर शाह ने बिहार के कम आयु के नुहानी शासक जलाल खां के दरबार में अपनी सत्ता सुदृढ़ की थी। 1536 ईस्वी में सूरजगढ़ा की लड़ाई में शेर शाह ने बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति सर्वोपरि बना ली थी। उसके बाद देखते हैं तो 1537-38 ईस्वी में शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। 1539 में उसने हुमायूं को बक्सर के समीप चौसा के युद्ध में हराया तथा ये जो पॉइंट है ना, यह बाद के लिए है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया है। ठीक है, तो चौसा के युद्ध में हराया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1539 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ, तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ। किसने किसको पराजित किया, तो हुमायूं हार गया और शेर शाह सूरी जीत गया। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके एक ही साल के बाद 1540 ईस्वी में शेर शाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को दोबारा पराजित किया और खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया और यहां से जो है हुमायूं भाग करके ईरान में शरण ले लिया था। ठीक है, तो 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था वह 17 मई 1540 को हुआ था। कभी कभार क्या होता है ना, पूरा का पूरा डेट पूछ देता है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। अब्दुल्लाह की रचना तारीखे दाऊदी
तो यह यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तारीखे दाऊदी की रचना किसने की थी? तो अब्दुल्लाह ने की थी। और इसमें क्या दिया हुआ है? तो इसके अनुसार शेर शाह ने पटना को राजधानी बनाने के साथ ही यहाँ एक दुर्ग भी बनवाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि पटना को राजधानी किसने बनवाया था? तो शेर शाह ने बनवाया था। याद रखिएगा, इससे पहले जो है पटना को पाटलिपुत्रा कहा जाता था। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि पाटलिपुत्रा को पटना नाम से स्थापित करके उसको अपनी राजधानी किसने बनाया? तो शेर शाह ने बनाया। ठीक है, यहाँ पर मेन क्वेश्चन यह है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर उसने जो है शेर शाह ने एक दुर्ग भी बनवाया था। शेर शाह ने बिहार की राजनीतिक सीमाओं और प्रशासनिक रूपरेखा का भी नव निर्धारण किया था और 1541 में पटना को अपना राजधानी बनाया था। तो यह तो बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ डेट याद, ये जो है आपका ईस्वी याद रखिएगा, 1541 ईस्वी में शेर शाह ने पटना को राजधानी बनाया था। ठीक है, अब देख लेते हैं, चौसा की लड़ाई में विजयी होने के बाद शेर खां जो है वह शेर शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हुआ था। ठीक है, तो किस, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस लड़ाई के बाद जो है शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की? तो चौसा की लड़ाई के बाद। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। 10 जून 1540 ईस्वी को आगरा में शेर शाह ने जो है अपना विधिवत राज्याभिषेक करवाया था। तो याद रखिएगा, यह भी पूछा जा चुका है कि शेर शाह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आगरा में हुआ था। कब हुआ था? तो 10 जून 1540 ईस्वी को हुआ था। और जब इसका, यह भी पूछा जा चुका है कि जब इसका अभिषेक हुआ था तब इसकी आयु क्या थी? तो यह 68 वर्ष की आयु का था जब इसका प्रथम बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नवंबर 1540 में शेर शाह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद जो है शेर शाह ने सूर वंश की स्थापना की तथा देश में डाक प्रथा का प्रचलन भी आरंभ किया था। तो डाक प्रथा का प्रचलन आरंभ करने वाला पहला शासक कौन था? तो शेर शाह सूरी था। यह भी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। इसके बारे में आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। इसके निर्माण कार्य का आरंभ जो है वह स्वयं शेर शाह ने किया था, जबकि निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया? तो इस्लाम शाह ने करवाया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। शेर शाह ही जो है केवल उसका मकबरा का निर्माण नहीं करवाया था जो कि सासाराम में स्थित है, उसके निर्माण को पूर्ण कराना, मतलब कि फाइनल कंप्लीट कराने का काम किसने किया था? तो इस्लाम शाह ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेर शाह के द्वारा सुलेमान करारानी को बिहार का सूबेदार या फिर मुख्ता नियुक्त किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुलेमान करारानी को किसने नियुक्त किया था बिहार का सूबेदार? तो शेर शाह के द्वारा नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अबुल फजल के अनुसार अकबर के समय में बिहार की सीमाएं रोहतास से तेलियागढ़ी और तिरहुत के पर्वतीय क्षेत्रों तक विस्तृत थी। इसके अधीन 7 सरकारें, 199 परगने थे, जिनसे 55 लाख वार्षिक लगान प्राप्त होता था। तो यह कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, डाटा इतना ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी याद रखिए। और बर्निए के अनुसार औरंगजेब के समय तक इसमें 8 सरकारें और 245 परगने थे। ठीक है, तो पहले 7 सरकारें थी, वो अब 8 हो गई थी, और जो है 199 जो परगना था वह अब बढ़ करके 245 हो गया था। और अब जो आमदनी हो गई थी वह 96 लाख वार्षिक लगान हो गया था। पहले जो है 55 लाख हुआ करता था। तो और अकबर से लेकर के औरंगजेब के समय तक क्या क्या परिवर्तन हुआ था यहाँ ये बताता है। ठीक है, 1543 ईस्वी में मालवा पर अधिकार के साथ ही मांडू एवं सतवास पर भी शेर शाह का अधिकार हो गया था। 1542 ईस्वी में रणथंभौर पर भी अधिकार कर लिया शेर शाह ने और अपने बड़े पुत्र आदिल को वहां का हाकिम नियुक्त किया था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि रणथंभौर में जो है किसने, मतलब कि किसको शेर शाह ने हाकिम नियुक्त किया था? तो अपने बड़े पुत्र आदिल को वहां का हाकिम नियुक्त किया था। 1543 ईस्वी तक रायसीन, भीलसा तथा चंदेरी पर भी शेर शाह का अधिकार हो गया था। लेकिन शेर शाह का अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ था? तो चंदेलों के साथ हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। शेर शाह का अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ? तो चंदेलों के साथ हुआ। कलिंजर दुर्ग पर अधिकार करने के दौरान अपने सैनिकों का निरीक्षण करते हुए एक हथगोला फट जाने से शेर शाह घायल हो गया और 22 मई 1545 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कि मात्र 5 वर्ष तक ही वह शासन कर पाया था, लेकिन बहुत अच्छा शासक था। ठीक है,
और वो जो था, जैसा इतिहासकार लिखते हैं कि वो कभी हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करता था, सबके साथ समान व्यवहार करता था, इसलिए अच्छा शासक भी था। ठीक है। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्रा को पटना नाम से पुनर्स्थापित किया था। यह मैं बता चुका हूं पहले ही। रोहतासगढ़ का किला तथा किलाए कोहना मस्जिद का निर्माण भी शेर शाह ने करवाया था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोहतासगढ़ का किला और किलाए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह ने करवाया था। यह पूछा जा सकता है और पहले भी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। भूमि की माप के लिए उसने 32 अंक वाला, ये याद रखिएगा 32 अंक थे उसमें, 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की दंडी का उपयोग किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा कि सन की डंडी और सिकंदरी गज का प्रयोग किसने किया था? तो शेर शाह सूरी ने किया था। और सिकंदरी गज कितने अंक का था? तो 32 अंक का था। ठीक है। इसके अलावा कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की भी शेर शाह सूरी ने शुरुआत की थी और इसके समय लगान जो था वह उपज का 1/3, 1/3 भाग जो है लगान के रूप में वसूल किया जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 178 ग्रेन का चांदी का रुपया और 380 ग्रेन का तांबे का दाम नामक सिक्का भी जो है शेर शाह सूरी ने प्रचलित करवाया था। तो रुपया जो हम लोग आज के डेट में बोलते हैं वह सर्वप्रथम रुपया जो था वह एक चांदी का सिक्का हुआ करता था जो कि 178 ग्रेन का था और चलाया किसने था? शेर शाह सूरी ने चलाया था। यह पूछा भी जा चुका है, याद जरूर रखिएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने शेर शाह सूरी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं बिहार एवं मुगल साम्राज्य के बारे में, मतलब मुगल साम्राज्य में बिहार की क्या स्थिति थी उसके बारे में हम लोग इसमें अब देखेंगे। यदि मुगल साम्राज्य में देखें बिहार की स्थिति के बारे में तो शेर शाह की मृत्यु और 1555-56 ईस्वी में मुगल राज्य की पुनर्स्थापना के बावजूद बिहार का क्षेत्र जो था वह अफगानों के नियंत्रण में ही रहा। और अफगानों में कौन कौन थे? तो ताज खां करारानी, सुलेमान खां करारानी एवं दाऊद खां करारानी। ठीक है, इनके नियंत्रण में ही रहा। कब तक? 1580 ईस्वी तक। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देख लेते हैं। सुलेमान खां करारानी ने अपने शासनकाल 1565 से लेकर के 1572 ईस्वी में राज्य विस्तार करते हुए उड़ीसा के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। उसने अकबर से सम्मानपूर्ण व्यवहार रखा, परंतु उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने अहंकारी आचरण प्रदर्शित किया। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो अकबर ने स्वयं बिहार आकर के 1574 ईस्वी में उसके राज्य पर हमला किया। पहले तो उसने अपने सिपहसालार को भेजा था 1574 ईस्वी में, लेकिन जब यहाँ पर देखा कि जो है आपका दाऊद खां जो है वो भारी पड़ रहा था, तब अकबर को स्वयं आना पड़ गया। ठीक है, और अकबर ने स्वयं आकर के उसे पराजित किया। 1576 ईस्वी में अकबर ने पटना पर अधिकार कर लिया तथा मिथिला नरेश को भी पराजित किया, साथ ही बंगाल पर भी अधिकार कर लिया था। अब अकबर आ ही गया था तो केवल जो है बिहार पर अधिकार करके थोड़ी जाता, वो जो है मतलब कि बंगाल पर भी अधिकार करके गया। ठीक है, पटना पर भी अधिकार किया, मिथिला नरेश को भी पराजित किया, मिथिला यानी कि दरभंगा वगैरह का क्षेत्र जो था वह भी पराजित किया, और उसके बाद जो है बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, तो 1576 ईस्वी में अकबर जो है था वह बिहार आया था, याद रखिएगा। और पटना पर उसका अधिकार हुआ अकबर का 1576 ईस्वी में, यह भी पूछा जा सकता है। अब देखते हैं दाऊद खां करारानी जो था वह बिहार का अंतिम अफगान शासक था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो दाऊद खां करारानी था। लगभग 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत या फिर सूबा का दर्जा दिया गया और मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत या फिर सूबा का दर्जा कब दिया गया? तो 1580 ईस्वी में। और उस समय गवर्नर कौन बनाया गया? तो मुनीम खां बनाया गया मुगल साम्राज्य के तहत बिहार का पहला गवर्नर। ठीक है, अब देख लेते हैं। अकबर ने राजा मान सिंह को भी बिहार में प्रांतपति नियुक्त किया था और राजा मान सिंह ने 1587 से लेकर के 1594 ईस्वी के दौरान जो है बिहार का प्रांतपति रहे और उसी दौरान इन्होंने खड़गपुर, गिद्धौर और भोजपुर के स्थानीय सरदारों को पराजित कर मुगल सत्ता को सुदृढ़ किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, कि राजा मान सिंह ने क्या क्या किया था। मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया
उसने कुछ समय के लिए राजमहल, जो कि वर्तमान झारखंड का क्षेत्र है, उसको भी राजधानी बनाया था तथा उसे अकबर नगर नाम दिया था। ठीक है, तो इसने दो स्थानों को अपना जो है राजधानी बनाया था। पहला हो गया आपका रोहतास, जो कि बिहार का क्षेत्र, और वर्तमान झारखंड का जो है राजमहल का क्षेत्र जो था, उसको भी कुछ समय के लिए अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, और अकबर नगर नाम भी दिया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अब आते हैं जहांगीर के शासनकाल में। तो जहांगीर के शासनकाल में खोखरा देश, जो कि छोटा नागपुर के क्षेत्र है, जो झारखंड का क्षेत्र, तो खोखरा देश पर भी जो है मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ तथा इस क्षेत्र की हीरो की खानों पर, हीरा का खान जो था, डायमंड का खान, उस पर भी मुगलों का नियंत्रण हो गया। जबकि जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में इस क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का भी उल्लेख मिलता है। झारखंड के क्षेत्र में जानते ही आप लोग कि खनिज बहुत भारी मात्रा में मिलता है। ठीक है, खान बहुत सारे हैं, तो वहां से जो है हीरा का खान भी था, मतलब हीरा भी मिलता था और सोना भी मिलता था। ठीक है, जहांगीर अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में बताता है। ठीक, यह भी याद रखिएगा। और नाम क्या था? खोखरा देश, जो कि छोटा नागपुर के क्षेत्र को कहा जाता था। बिहार के सूबेदार के रूप में बाज बहादुर की नियुक्ति जहांगीर के द्वारा की गई थी, जिसने दरभंगा में नूर सराय का निर्माण कराया था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है दरभंगा में नूर सराय का निर्माण किसने करवाया? तो बाज बहादुर ने करवाया था। ठीक है, परवेज पहला मुगल राजकुमार था जो बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला मुगल राजकुमार कौन था जो कि बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया? तो परवेज नाम था उसका। ठीक है, और किसके द्वारा नियुक्त किया गया? तो जहांगीर के द्वारा। 1626-27 ईस्वी में बिहार के मिर्जा रुस्तम सफावी, मिर्जा रुस्तम सफावी जहांगीर के द्वारा नियुक्त अंतिम मुगल सूबेदार था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि जहांगीर के द्वारा नियुक्त अंतिम मुगल सूबेदार कौन था? तो मिर्जा रुस्तम सफावी था। ठीक है, तो ये खास करके जो है ना, नाम जरूर याद रखिएगा, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हर सूबेदार का नाम याद रखना कोई खास जरूरी नहीं है, लेकिन नाम ध्यान में रहेगा ना, तो यदि क्वेश्चन रिलेटेड कुछ पूछ देता है तो वहां पर आप दिमाग लगा सकते हैं, इसलिए मैंने ये सब पॉइंट लिखा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा ये जरूरी नहीं है। ठीक, आगे देख लेते हैं। 1623-24 ईस्वी में बिहार का क्षेत्र शाहजहां के विद्रोह से प्रभावित रहा। शाहजहां ने परवेज के उत्तराधिकारियों से बिहार को छीन लिया, परंतु शीघ्र ही इसका विरोध दबा दिया गया। शाहजहां के शासनकाल में बिहार में शांति बनी रही थी और उसके बाद औरंगजेब का शासन आ गया। औरंगजेब ने बिहार के क्षेत्र में अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में सूबेदार नियुक्त किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले शाहजहां ने अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग की नियुक्ति बिहार के सूबेदार के रूप में की थी। ठीक है, अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग की नियुक्ति जो है किसने की थी? शाहजहां ने की थी। अब देख लेते हैं। तो शाइस्ता खां जो कि मुमताज महल का भाई था, उसको भी 1639 से 43 ईस्वी तक बिहार के सूबेदार रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और उसको भी जो है किसने बनाया होगा? तो मुमताज महल का भाई था, तो भैया साला था किसका? शाहजहां का, तो उसने ही बनवाया होगा। ठीक है, तो यह भी जो है बिहार का सूबेदार रहा था शाइस्ता खान, जो कि मुमताज महल का भाई था। इसके बाद देखते हैं। तो राजकुमार अजीम, जिसको कि किसने सूबेदार नियुक्त किया था? औरंगजेब ने नियुक्त किया था। ठीक है, औरंगजेब ने, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, राजकुमार अजीम को नियुक्त किया था, जो कि उसका पोता था। ठीक है, तो राजकुमार अजीम ने पटना को अजीमाबाद नाम दिया था तथा इसका पुनर्निर्माण भी कराया था। अभी भी जो पटना सिटी का बहुत सारा इलाका है उसको अजीमाबाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राजकुमार अजीम के नाम पर ही यह जो है अजीमाबाद कहा जाता है। और राजकुमार अजीम को अजीमुशान की उपाधि भी दी गई थी। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अजीमुशान की उपाधि किसको दी गई थी? तो राजकुमार अजीम को। ठीक है, औरंगजेब के समय औरंगाबाद में दाऊद नगर नामक शहर भी बसाया गया था। तो पूछा जा सकता है कि दाऊद नगर नामक शहर जो है वो किसके शासनकाल में बसाया गया था? तो औरंगजेब के समय में। ठीक है,
1704 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां ने बंगाल का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था और मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बना लिया था। इस प्रकार बिहार के क्षेत्र पर भी उसका नियंत्रण हो गया था। ठीक है, और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद कौन बनता है? बहादुर शाह जो है वह 1707 से 1712 ईस्वी तक जो है मुगल शासक रहता है और इसने अजीमुशान यानी कि राजकुमार अजीम को जो है पुनः बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा फर्रुखसियर को बंगाल का नवाब बनाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा फर्रुखसियर जो है वो बंगाल का नवाब बनाया गया था और अजीम मुस्तान जो है बिहार का सूबेदार दोबारा बनाया गया था। किसके द्वारा? बहादुर शाह के द्वारा। और 1711 ईस्वी में फर्रुखसियर जो है वो बंगाल से बिहार आ गया तथा 1713 ईस्वी में पटना में ही उसने अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया था। तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसने पटना में अपना राज्याभिषेक कराया था? तो वह था फर्रुखसियर। और कब करवाया था? 1713 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर दिया भी हुआ है कि फर्रुखसियर पहला मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। तत्पश्चात आगरा की लड़ाई में उसने जहांदार शाह को पराजित कर मुगल सिंहासन पर भी अधिकार कर लिया था और 1712 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक वह जो था मुगल सिंहासन पर विराजमान रहा था। अब देखते हैं, तो इस समय तक जानते हैं परवर्ती मुगलों का दौर शुरू हो गया था और अब जो है जितने भी मुगल शासक थे वो बहुत ही कमजोर हो रहे थे, मतलब कि उतने ज़्यादा अच्छे शासक नहीं बन पा रहे थे, कुछ लोग तो अय्याश भी थे। ठीक है, तो बंगाल के नवाब ने 1733 ईस्वी तक बिहार, बंगाल और उड़ीसा का प्रत्यक्ष शासन ग्रहण कर लिया और अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होने तक जो है बिहार में यही स्थिति बनी रही थी। लगभग बक्सर के युद्ध तक जो है यही स्थिति बनी रही थी। जो आपका बंगाल के नवाब थे वही लोग जो है शासन कर रहे थे बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। और जैसा आप लोग जानते हैं कि पहले पलासी की लड़ाई हुई और उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ और इसी के दौरान जो है आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट जो है वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था। ठीक है, इसके बावजूद बिहार के क्षेत्र में प्रशासन चलाने हेतु एक उप नवाब तथा नायब नाजिम को नियुक्त किया गया था और इस श्रृंखला का अंतिम नवाब कौन था? तो अलीवर्दी खां था। अलीवर्दी खां अजीमाबाद, पटना में 1734 से 1740 ईस्वी तक नवाब रहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अलीवर्दी खां, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, तो उस समय बंगाल के इतिहास के बारे में जब पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे अलीवर्दी खां के बारे में, उसके पुत्र सिराजुद्दौला के बारे में बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि परवर्ती मुगल काल में बिहार का क्या स्थिति था, भारत का क्या स्थिति था, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। बंगाल जो था वह बिहार के करीब ही था और एक तरह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र लगभग एक ही था। तो उस समय क्या स्थिति था बिहार का वो देख लेते हैं। अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां के वंशज सरफराज खां को हराकर बंगाल की गद्दी पर अधिकार कर लिया था। उसने मृत्यु तक, मतलब कि 1756 ईस्वी तक बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर अपना नियंत्रण रखा था अलीवर्दी खां ने। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बिहार के क्षेत्र में अफगानों के विद्रोह शुरू हो गए। अलीवर्दी खां ने स्थिति संभालने के लिए जैनुद्दीन हैबत जंग को बिहार में उपनवाब बनाया था। तो यह कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, यह याद रखिए या न रखिए, याद केवल नाम रखिएगा कि जैनुद्दीन हैबतगंज भी जो था वह बिहार का उपनवाब बनाया गया था। अलीवर्दी खां ने मराठों को भी 1751 में फतुहा के पास पराजित किया, किंतु मराठों ने उड़ीसा के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद 1756 में उसका नाती सिराजुद्दौला जो था वह बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। 1756 में जो है सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा पराजित होने के बाद जो है सिराजुद्दौला मारा गया था और उसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था और इस प्रकार अंग्रेजों का शासन आरंभ हो गया था। ठीक है, और मीर जाफर का जो है वह कुछ समय तक जो है आप देखेंगे आगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि मीर जाफर जो है वो कुछ समय तक अंग्रेजों के अधीन काम करता रहा, लेकिन अंग्रेज जो है उसको चूसते रहते थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा उससे वसूली किया करते थे, तो वह तंग आ गया था।
अब तंग आ गया तो जो है क्लाइव के साथ इसका लड़ाई हुआ और क्लाइव ने जो है इसको फिर जो है हटा दिया था। ठीक है, हटा करके फिर मीर कासिम को बना दिया था। अब मीर कासिम जो था वह भी फिर से अंग्रेजों के खिलाफ हो गया, तो फिर जो है मीर जाफ़र को दोबारा बना दिया गया था और इसीलिए मीर जाफ़र को जो है आपका क्लाइव का जैकॉल भी कहा जाता है। ठीक है, क्लाइव का जैकॉल किसको कहा जाता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मीर जाफ़र को क्लाइव का जैकॉल कहा जाता है। क्लाइव का मतलब यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव से है, जो कि अंग्रेजी मतलब कि अंग्रेजों का वो था, क्या बोलते हैं, सेना नायक कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, अधिकारी कह सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जो कि अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना जरूरी है। तो 1665 ईस्वी में जब बर्नियर नामक ब्रिटिश यात्री बिहार आया था, तब यहाँ का सूबेदार कौन था, लश्कर खान था। ठीक है, यदि डीप से पूछा जाता है तो यह पूछ दिया जाएगा। ठीक है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेर शाह ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की थी और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो सबसे पहले हजरत आला की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। अब है पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, तो शेर शाह ने बनाया था। बख्तियार खिलजी के समय बिहार शरीफ जो था वह तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बख्तियार खिलजी के समय तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र कौन था, तो बिहार शरीफ था। अब देख लेते हैं, तो 1616 ईस्वी में मनेर जो कि पटना में है, वहाँ इब्राहिम खान के द्वारा निर्मित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार के मध्यकालीन इतिहास में मुगल स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बान बहादुर को जहांगीर कुली खां की उपाधि प्राप्त थी, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बान बहादुर को या बाज बहादुर भी कहा जाता है, बान बहादुर या बाज बहादुर को जहांगीर कुली खां की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, और तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी, तो बिहार शरीफ थी। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं मध्यकालीन बिहार की कला एवं संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ मकबरों के बारे में देखेंगे, कुछ स्थापत्य के बारे में देखेंगे और जो आपके सूफी संत वगैरह थे उनके बारे में देखेंगे। तो मध्यकालीन बिहार में सांस्कृतिक प्रगति का क्रम बना रहा और एक समन्वित परंपरा विकसित हुई, जिसमें सूफी संतों ने काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। बिहार के आरंभिक सूफी संतों में मनेर के इमाम ताज फकीह प्रमुख थे। ठीक है, तो आरंभिक संतों में जिनका नाम लिया जा सकता है वो है इमाम ताज फकीह। 13वीं शताब्दी में बिहार में सक्रिय सूफी सिलसिलों में कौन कौन सा सिलसिला था, तो चिश्ती सिलसिला, कादेरी सिलसिला, सुहरावर्दी, मदारी और फिरदौसी सिलसिले जो थे वह बिहार में प्रचलित थे। इनमें सर्वाधिक लोकप्रियता किसको मिली थी, तो फिरदौसी सिलसिला को मिली थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फिरदौसी सिलसिला के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, तो 14वीं शताब्दी के संत सरफुद्दीन यहया मनेरी जो थे वह फिरदौसी सिलसिला के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। आगे देख लेते हैं, समन्वयवादी परंपरा के प्रमुख प्रतिनिधि कौन थे, तो 18वीं शताब्दी के संत दरिया साहेब। 18वीं शताब्दी के संत दरिया साहेब जो थे वह समन्वयवादी परंपरा के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि थे। उन पर कबीर के विचारों का गहरा प्रभाव था। इनके अनुयायियों को दरियापंथी कहा जाता था और इस पंथ में इस्लाम और हिंदू धर्म का संश्लेषित स्वरूप दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ इसमें, याद रखिएगा। ठीक है, दरिया साहब के बारे में जरूर याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच विभिन्न ईरानी यात्री जो थे वो बिहार आए थे और उन्होंने फारसी शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के रूप में पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर इत्यादि की चर्चा की है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि फारसी शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे, तो पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर इत्यादि। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ कला शिल्पों के बारे में, मतलब स्थापत्य के बारे में। तो 1353 ईस्वी में निर्मित मलिक इब्राहिम का मकबरा तुगलक शैली पर आधारित है तथा गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे से प्रेरित है। ढलानी दीवार तथा
शंकुनुमा गुंबद इसका स्पष्ट प्रमाण है। ठीक है, मतलब गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में जिस प्रकार से ढलान वाली दीवार तथा शंकुनुमा गुंबद का उपयोग किया गया है, ठीक उसी प्रकार मलिक इब्राहिम के मकबरे में भी जो है वह प्रयोग किया गया है और इसलिए इसको तुगलक शैली पर आधारित कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं 1545 ईस्वी में निर्मित शेर शाह का मकबरा संपूर्ण भारत में अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, और यह सासाराम में मकबरा बना हुआ है, यह तो सब लोग जानता है। और यह जो मकबरा है, शेर शाह का जो मकबरा है, वह अष्टकोनी, ये अष्टकोनी नहीं, अष्टकोनी मकबरों की श्रृंखला में अंतिम है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा कौन है? तो शेर शाह का मकबरा है, जो कि सासाराम में स्थित है। और कब इसका निर्माण किया गया था? 1545 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में निर्मित शाह दौलत का मकबरा जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। इसमें अकबरकालीन संश्लेषित मुगल शैली के स्पष्ट प्रभाव हैं। इस शैली का प्रतिनिधित्व रोहतासगढ़ के दुर्ग में निर्मित मुगल कालिक महलों से भी होता है। ठीक है, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। किसने बनवाया था? तो इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। अब है 1630 ईस्वी में पटना सिटी में मुगल प्रांतपति सैफ खां की बनाई गई मस्जिद शाहजहां युगीन अलंकृत मुगल शैली के प्रभाव को दर्शाती है। ठीक है, तो सब जो है अलग अलग राजाओं के काल का, आपका अलग अलग शासकों के काल का शैली है, मुगल शैली है, तो यह जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जितना भी स्थापत्य है वह इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ओके, आगे देख लेते हैं 1748 ईस्वी के आसपास निर्मित परवर्ती मुगल शैली पर आधारित पटना सिटी में स्थित नवाब हैबत जंग का मकबरा भी उल्लेखनीय है, मतलब कि प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं बिहार में सिखों के बारे में। ठीक है, यह हमारा संभवतः लास्ट पॉइंट होगा, नहीं इसके बाद एक और है, लेकिन यह जो है बिहार में सिखों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि सिख धर्म से बिहार का बहुत पुराना नाता है। अंतिम गुरु जो थे सिख गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज के जन्म स्थान के रूप में पटना सिखों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव भी जो है वह बिहार के क्षेत्र में यात्रा किए थे। ठीक है, और इसकी चर्चा जो है सिख अनुश्रुतियों में मिलती है। उन्होंने गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव इत्यादि की यात्रा जो है की थी। किन्होंने? प्रथम जो प्रवर्तक थे सिख धर्म के गुरु नानक देव, उन्होंने। अब 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवे गुरु जो थे तेग बहादुर, उन्होंने भी बिहार की यात्रा की थी और सहसराम तथा गया से होते हुए ये पटना पहुंचे थे। ठीक है, पटना आए ये, और पटना से प्रस्थान के समय वह अपनी पत्नी गुजरी देवी, नाम याद रखिएगा, गुजरी देवी को अपने भाई कृपाल चंद्र के संरक्षण में छोड़ गए, क्योंकि वो गर्भवती थी, उनकी पत्नी उस समय गर्भवती थी। और यहीं पर पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा जरूर। ठीक है, और यह पूरा डेट याद रखिएगा, 26 दिसंबर 1666। अब हम लोग देख लेते हैं मध्यकालीन बिहार के जनजातीय राज्य के बारे में, जिसमें हम लोग चेर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पाल वंश के पतन के समय बिहार में राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण में कुछ क्षेत्रों में जनजातीय राजाओं की शक्ति बढ़ गई थी। ठीक है, क्योंकि पाल वंश था वह शासन कर रहा था, और बिहार में जो है पाल वंश बड़ा वंश था एक तरह का, और जब उसका पतन प्रारंभ हुआ तो छोटे छोटे क्षेत्र जो बिहार के थे उसमें जनजातीय राजाओं की शक्ति बढ़ने लगी थी। सोन नदी घाटी क्षेत्र में खारवार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य बिहार में भार, और शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू क्षेत्र में, जो कि वर्तमान झारखंड में है, वहां पर चेर शासकों का प्रभुत्व जो है वह कायम हुआ था। तो चेर शासकों का प्रभुत्व किन क्षेत्रों पे था? याद रखिएगा, शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू क्षेत्र में। ठीक है, 1611 ईस्वी में उज्जैनों तथा चेर राजाओं के मध्य युद्ध हुआ। इसमें नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैन वंशीय राजा जो थे वह विजित हुए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चेर वंश के राजा फूलचंद को जगदीशपुर यानी कि भोजपुर के मेले का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो यह पूछा जा सकता है कि जगदीशपुर या फिर भोजपुर में मेले का प्रारंभ किसने किया था? तो चेर वंश के राजा फूलचंद ने किया था।
अब देख लेते हैं मेदिनी राय। मेदिनी राय जो था वह पलामू क्षेत्र में चेरों का प्रमुख शासक रहा था। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मेदिनी राय नाम याद रखिएगा। 1660 ईस्वी में चेर राजवंश के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों पर मुगलों का अधिकार हो गया था और चेर राजवंश का इसी तरह से पतन हो गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और इसी के साथ जो है मध्यकालीन बिहार का जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वह समाप्त हो चुका है। इसमें मैंने 4 किताबों का यूज किया है, जिसमें आपका कह सकते हैं आपका लूसेंट का आता है बिहार स्पेशल, वो है। उसके बाद आपका इम्तियाज अहमद की का जो बिहार से स्पेशल आता है वो है। उसके बाद टीएमएच प्रकाशन का सौमित्र मोहन के द्वारा रचित एक किताब आता है बिहार स्पेशल, वो भी लिया गया है। और दृष्टि का नोट्स जो आता है बिहार स्पेशल डीएलपी नोट्स, उससे भी पॉइंट्स उठाए गए हैं। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बिहार स्पेशल के, उससे भी पॉइंट्स लिए गए हैं। तो 4-5 किताबों का मिश्रण करके बेहतरीन नोट्स मैंने बनाया है और मैं इससे संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूँ, तो इसलिए पता है कि इससे अच्छा नोट्स आपको कहीं नहीं मिल सकता है। तो इसलिए यदि पीडीएफ चाहिए तो आपको बता चुका हूँ 9525360283 पर आप मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9525360283 पर आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं और नोट्स आप मात्र 500 रुपये में ले सकते हैं। बहुत सारे नोट्स आपको दूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो जरूर से जरूर जुड़िए, पीडीएफ लीजिए और तैयारी कीजिए, क्योंकि टाइम अब बचा हुआ नहीं है, मात्र 50 दिन टाइम बचा हुआ है, ठीक है। और वीडियोज को जो है लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए ताकि वो भी जो है लाभान्वित होते रहे, ठीक है। और ठीक है, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।